चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास ये जो फर्स्ट पेपर अभी हमने उठाया है दैट इज योर मई जून 2023 पेपर 1 वेरिएंट 2 राइट। अच्छा, पेपर 1 आपका 1 आवर 15 मिनट्स का है। पेपर पैटर्न आप लोगों को पता है, यू हैव 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शंस आर गिवन। अच्छा, जो 1 2 3 वाले आपके सवाल थे पुराने जो 2022 से पहले हुआ करते थे वो अब नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 1 2 3 ऑप्शन वाला वो क्वेश्चन बना नहीं सकता। जैसे वो लेवल में बनाता था इसी तरह यहाँ भी बना सकता है, लेकिन जो एंड में आपके 10 एमसीक्यूज फिक्स हुआ करते थे 1 2 3 ऑप्शंस वाले, वो 10 फिक्स नहीं है। बहरहाल बीच में आपको जरूर कोई मिल सकता है क्वेश्चन। इस पेपर में भी आई थिंक 1 2 3 वाला एक क्वेश्चन इसने डाला हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग व्हेन क्लोरीन गैस इज एनालाइज्ड इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर क्लोरीन 35 + 1 आयन्स आर डिटेक्टेड। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब भी कोई आयन डिटेक्ट करते हैं तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पेपर 2 के लिए भी देखा है, इस पे हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना होता है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्लोरीन 35 आइसोटोप जो है मास नंबर इज 35 और उस पे +1 चार्ज है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बताना है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए what you have to do, you have to subtract nucleon number and the atomic number. Atomic number of chlorine can be seen from the periodic table, it is 17. 17 minus 35 करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 35 +1 चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन एटम की बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 राइट। अब क्लोरीन +1 चार्ज की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम बनाओगे तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3p4 तक। सेकेंडली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 35 - 17 करोगे यू विल गेट 18। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। विच स्पीशीज इज अ फ्री रेडिकल। अच्छा, ये जो टर्म स्पीशी है, केमिस्ट्री में स्पीशी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। एटम को भी स्पीशी कहा जा सकता है, कोई आइन है उसको भी हम स्पीशी कह सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूलर आइन है उसको भी हम स्पीशी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आइंस मीन जैसे कि अमोनियम आइन है, जब एक से ज्यादा एटम्स बॉन्डेड होते हैं और उनपे एक ओवरऑल चार्ज होता है तो उसको मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसको भी हम स्पीशी कह सकते हैं। कोई इलेक्ट्रोफाइल है उसको भी हम स्पीशी कह सकते हैं। या कोई फाइल, आपको पता है क्या होता है, स्पीशी दैट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है which has deficiency of electrical। क्या होता है, फ्री रेडिकल बेसिकली इज अ स्पीशी which has one unpaired electron, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे इफ यू रिकॉल होमोलिटिक फिजन ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, जब क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो बोथ क्लोरीन एटम्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वी गेट 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास। तो फ्री रेडिकल आंसर। हीलियम एटम के पास टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 1s2 राइट। बेरिलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 4 है ना। अब इस पे बेरिलियम पे -1 चार्ज है, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो दैट वुड बी 1s2 2s2 2p। अब -1 चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो 2p1 में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑब्वियसली एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2p सबशेल में वी हैव 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। यस, तो ये हमारा फ्री रेडिकल है, बी इज द आंसर। आप चाहो तो ऑक्सीजन को चेक कर लो। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2p6। अब 2p6 में हमारा जो p सबशेल है वो कब आ सकते हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल।
सिमिलरली जिंक की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो यू नो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है 3d10 एंड 4s2 पे। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास वो जिंक है। जिंक का एटॉमिक नंबर इज जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाओगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है जिंक का दैट इज 30। तो ये खत्म होती है हमारी 4s2 और 3d10 पे। 3d10 पहले आता है, 4s2 बाद में आता है, याद है ना ये बात। तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते जाएं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 जो है इसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन। अच्छा बच्चे, यू हैव टू रिकॉल that across the period values of first ionization energies increases। जैसे जैसे हम across the period चलते हैं तो क्लोरीन एंड आर्गन they both are from period 3। तो आर्गन जो है वो बाद में आता है, राइट साइड पर है, क्लोरीन पहले आता है। आर्गन ग्रुप 18 में आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप 17 में आ जाएगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन। ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि आर्गन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। ये प्रोडक्ट टेबल बेटा आपके पास होगा पेपर 1 में, आपने प्रोडक्ट टेबल को ऑब्वियसली देखते हुए चीजों को लेके चलना है। क्लोरीन is from group 17, argon is from group 18. Across the period, atomic number increases, due to which first ionization energy increases. क्योंकि across the period number of shells same रहता है, shielding effect constant रहता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। So more energy is required to remove the outer shell electron. पेपर कौन सा है? पेपर है ये जून 23, पेपर 1 वेरिएंट 2। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अच्छा, ऑप्शन ए गलत हो गया। इसमें क्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लोअर या लेस देन दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब को आप एनालाइज करोगे, जो गलत है वो क्यों गलत है, उसी से आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। आगे कह रहे हैं द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड क्या है? अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जो होता है वो पीरियड 3 का एलिमेंट है, कैल्शियम जो है वो पीरियड 4 का है। दे बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप जो कि ग्रुप 2 से है। तो कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लोअर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी कैल्शियम की जो होगी वो लोअर होगी एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इसने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम को मोर कह दिया देन मैग्नीशियम, जो कि बात गलत हो जाएगी, इसलिए बी भी नहीं हो सकता आंसर। Moving on to the next option, option C is the second ionization energy of sulfur is equal to the first ionization energy of phosphorus। अब इसको बड़ा आपने क्लियरली एनालाइज करना है। देखो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर की बात कर रहा है और फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। अब हम फास्फोरस और सल्फर की पोजीशन देखें तो फास्फोरस भी पीरियड 3 का है और सल्फर भी पीरियड 3 का है। फास्फोरस सल्फर के बाद आता है, एटॉमिक नंबर सॉरी सल्फर फास्फोरस के बाद आता है, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर जो होती है वो लेसर होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। ये तो याद है ना, रिकॉल करवाने की जरूरत है। पीरियड 3 में यूजुअली क्वेश्चन पीरियड 3 से ही बन रहे होते हैं। वी नो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की कम होती है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की फास्फोरस से कम होती है। उसका रीजन भी आपको पता है कि व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन दैट ऑफ द फास्फोरस, क्योंकि स्पिन पेयर रिपल्जन आ जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। Phosphorus atomic number is 15. Its electronic configuration ends at 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. Whereas sulfur, its electronic configuration ends at 2p4, sorry 3p4. अभी बात चल रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, नहीं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर हमें पता है लेसर होती है क्योंकि स्पिन पेयर रिपल्जन आ जाता है।
अब अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर की बात करेंगे, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसमें स्पिन पेयर रिपल्जन नहीं है। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो आपने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, राइट? तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। अब हम बात कर रहे हैं सल्फर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सल्फर का एटॉमिक नंबर, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 16 प्रोटॉन्स हैं। और फास्फोरस की अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, तो उसके पास जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियर पुल 16 15 प्रोटॉन्स की वजह से, और 3p3 से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इसका। सल्फर का सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16 है। और हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जो कि 3p से रिमूव करना है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर जो होगा वो क्या फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा या कम होगा? बेटा आंसर कर दो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओगे क्लास को तो मजा आएगा। क्वेश्चंस पूछोगे, आंसर्स बताओगे, तो फिर जल्दी जल्दी हम चीजों को पता लगेगा कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? इसने लिखा हुआ है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। इक्वल की जगह पे क्या होना चाहिए था? सल्फर की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, इट शुड बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। देखो ये पॉइंटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर is less than first ionization energy of phosphorus, but second ionization energy of sulfur should be greater than first ionization energy of phosphorus। इक्वल नहीं हो सकती है, समझ आती है बात? इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर दिया, नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसका सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कम है सल्फर से, इलेक्ट्रॉन अभी सेम हो गए क्योंकि सल्फर का आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ग्रेटर। हम गलत ऑप्शंस को इसलिए एनालाइज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस को ना वो सही बना सकता है। कल को अगर वो इसी क्वेश्चन में सल्फर को ग्रेटर कह दे सेकंड आयनाइजेशन, ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो सी इसलिए गलत है। The 8th ionization energy of chlorine is more than the first ionization energy of neon. Obviously, आप जब 8 और first ionization energy किसी एलिमेंट की कंपेयर कर रहे हो, तो नियॉन आपको पता है और क्लोरीन की पोजीशन आपको पता है। नियॉन इज इन पीरियड 2, ठीक है। नियॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्लोरीन का 8th इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब आप हिसाब लगा लो कि कौन से शेल से क्या निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन का जब आप 8th इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्लोरीन के कौन से शेल से निकालने जाओगे? 2,8,7 होता है ना। तो आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं फ्रॉम दी बैलेंस शेल। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द 8th इलेक्ट्रॉन यू हैव टू गो टू द इनर शेल, ठीक है, सेकंड शेल से निकालना है। और प्रोटीन जो न्यूक्लियर पुल होगा प्रोटीन का, वो 17 प्रोटॉन्स की वजह से होगा। नियॉन ऑन दी अदर हैंड हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 10, तो उसका जो न्यूक्लियर पुल है वो 10 प्रोटॉन्स की वजह से। और जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो नियॉन का, वो उसके वैलेंस शेल से निकाल रहे हो जो कि सेकंड शेल है। तो नंबर ऑफ शेल तो सेम है, सेकंड शेल से निकालने जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंपेयर करवा रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट सेम है दोनों पे, लेकिन न्यूक्लियर पुल किस पे ज्यादा है? क्लोरीन पे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो 8th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन शुड बी मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन। ये बात सही है? क्लियर है भाई? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? आगे बढ़े।
Okay, if 1 mole of hexane combusts in an excess of oxygen, how many moles of products are formed? This one is very easy. Hexane का alkane है, जनरल फॉर्मूला alkane का होता है CnH2n+2. हेक्सेन is 6 कार्बन, alkane तो C6H14. अब हमें पता है हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं कंप्लीट कंबशन की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जो मोल्स ऑफ एटम्स कार्बन के हैं वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसमें, और मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 4 है, सॉरी 4 नहीं है, ये C6H14 है, वो लिख दिया मैंने 14. यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 7. ठीक है, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 13. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था. ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालोगे? एल्केन्स और एल्केन्स के लिए एक फॉर्मूला है ना, x + y/4, where x is the number of carbon atoms, यहाँ पे रखोगे 6, and y is the number of hydrogen atoms in the organic compound. तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे ऐसे. अच्छा जी, क्वेश्चन 5 में थोड़ी सी वर्किंग है. आपको बेटा स्टोइचियोमेट्री मोल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसकी वर्किंग है, क्वेश्चन आसान है लेकिन वर्किंग थोड़ी सी लेंथी है इसकी. अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपका टाइम किल करते हैं. अब ये क्वेश्चन वो एक साथ भी नहीं देता, बीच बीच में देता है ताकि आपका थोड़ा सा स्पीड ब्रेक आए बीच में और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो. तो इसके लिए आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो. सारे स्टूडेंट अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो. जैसे कुछ क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं वो बोर्ड के क्वेश्चन पहले निकाल के कर लेते हैं, वो स्ट्रेटेजी मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़े बगैर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कैलकुलेशन कितनी इन्वॉल्व है. कुछ क्वेश्चन बच्चे जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उनको रियलाइज हो जाता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो एंड के लिए छोड़ देते हैं. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, आपने जो है वो 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स प्रैक्टिस किए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो क्वेश्चन आगे पीछे करना पड़ेगा. आप लाइन से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. अब इस क्वेश्चन में सिंपली ये बोला हुआ है कि सेपरेट सैंपल्स ऑफ ईच ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड्स लिस्टेड आर ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड, व्हिच कंपाउंड रिलीजेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपको रिएक्शन पता है एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड. फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए. कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला गलत बनाया तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी. ठीक है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है जिसमें चार्ज 2 पॉजिटिव होता है. क्लोराइड इज -1, CaCl2 फॉर्मूला बनेगा इसका. उसके बाद आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है. विदाउट बैलेंसिंग आप स्टोइचियोमेट्री सॉल्व भी नहीं कर सकते हो. इक्वेशन इतनी मुश्किल नहीं देता बैलेंस करने वाली, आप बैलेंस कर लेते हो उनको. जैसे यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl आएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपके पास. ठीक है, विच कंपाउंड रिलीजेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अमाउंट मतलब मोल्स की बात कर रहे हैं, तो आपने सारी इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालना है. अब जैसे इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is producing 1 mole of carbon dioxide gas. तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा वो आपको निकालना है. तो पहले आपको इसके मोल मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मोल्स को मास में कैसे मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपके पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर. मास गिवन है 1 ग्राम. कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एमआर निकालना है. एमआर निकाल के आप डिवाइड करोगे, ये जो भी मोल्स आएंगे इसके वो यहाँ पे रखोगे और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं सारे कंपाउंड के. ABCD करके देखना पड़ेगा. कर लोगे? मैं आगे बढ़ जाऊं इसकी वर्किंग खुद से. जैसा नो कर दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं. कर लोगे ये बाकी सारी इक्वेशन ABCD सारे ऑप्शंस, या अगर किसी ने कर लिया है तो जल्दी से बता दो क्या आंसर बन रहा है इसका. बी आ रहा है आंसर. चलो ये करके देखना, नहीं हो तो पूछ लेना. वैसे सिंपल स्टोइचियोमेट्री है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन 6 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज करेक्ट. ओह यस, इसमें कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है जरूरी.
देखो भाई क्वेश्चन में विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरीन नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने। अब इसके पास जो बॉन्ड एंगल बनेंगे क्या बनेंगे, इट हैज 2 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो जब 2 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो हमारे जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो क्या होता है, बैंड शेप होता है। अब देखो हमारे पास शेप्स आपको याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए, हमने किस तरह से याद किए हुए, हमने काउंटिंग याद की हुई है ना, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50 एंड 60। अब ये पहले जो हमारे पास नंबर है ये है हमारे पास बॉन्डेड पेयर्स, और फिर दूसरे वाले जो है वो है लोन पेयर्स, बॉन्डेड एंड लोन पेयर्स। और फिर हमने एक लाइन याद की हुई थी एल बी बी पी पी टी फॉर लीनियर, ठीक है, बी इज फॉर बैंड, राइट, अनदर बी इज फॉर अनदर बैंड। अब ये वाला जो बैंड है ना इसको हम नॉन लीनियर भी कहते हैं, तो इसको आप बैंड नॉन लीनियर लिखो या सिर्फ लीनियर लिख दो, नॉन लीनियर लिख दो, मतलब या तो पूरा लिखो बैंड नॉन लीनियर या इसको हम बैंड कहेंगे। फिर हमारे पास आता है पी इज फॉर प्लेनर, अनदर पी इज फॉर पिरामिडल, देन वी हैव टेट्राहेड्रल। मैं ये नेमिंग क्यों रिकॉल करा रहा हूँ, ज्योमेट्री इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है ना कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है या नहीं, तो हम सारे रिकॉल कर लेते हैं। 5 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ट्रिगनल बाय पिरामिडल। और 6 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर वाले का जो नाम होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। इनके बॉन्ड एंगल्स भी आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए पूछ सकता है। जैसे टेट्राहेड्रल का है 109.5 डिग्रीज, उसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो पिरामिडल का आ जाएगा 107 डिग्रीज, उसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो ऊपर वाले का एक छोड़ के ऊपर वाला आ जाएगा बैंड नॉन लीनियर 104.5 डिग्रीज। प्लेनर का 120 डिग्रीज है, लीनियर का 180 डिग्रीज है, बैंड का 117.5 डिग्रीज है जो हम 120 से 2.5 माइनस करके निकालते हैं। बाय पिरामिडल में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंगल, 90 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज, और ऑक्टाहेड्रल में वी हैव ऑल द एंगल्स ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये जो मॉलिक्यूल का शेप बनेगा इसमें हमारे पास कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं, वी हैव 2 बॉन्डेड पेयर्स। दो एटम्स के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इट विल बी काउंटेड एज 1 बॉन्डेड पेयर। तो इट हैज टोटल ऑफ 2 बॉन्डेड पेयर्स एंड नाइट्रोजन जब कोई सेंट्रल एटम है जिसके बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिनके बीच में आपने बॉन्ड एंगल निकालना है, उस पे एक लोन पेयर है, तो ये शेप बनेगा बैंड विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 117.5 डिग्री। तो ऑप्शन 6 में जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में सी ऑप्शन इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये गलत हो जाएगा, ये लीनियर नहीं है, ये बैंड विद एन एंगल ऑफ 117.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। अब किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड है वो पाए होंगे। तो इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो पहला सिग्मा है तो दूसरा पाए है, तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसने 1 सिग्मा एंड 2 पाई लिख दिया है जो कि गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा पोलर और नॉन पोलर में आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि हमारे पास जो डायपोल्स हैं उनका नेट डायपोल मोमेंट 0। अब इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 इसलिए लीनियर। और नाइट्रोजन और क्लोरीन में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सो नाइट्रोजन विल ऑलवेज हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके जो डायपोल्स बनेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की साइड पे जा रहा हो डायपोल। सेकेंडली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी नहीं पता हमें, लेकिन फिर भी अगर मैं इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूं तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही है, तो ऑब्वियसली
इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा जो कि राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, या रेजोल्यूट करोगे इसको, रेजोल्यूशन करनी नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया तो है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का फिजिक्स से, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली, तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं हो सकता, फिर वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो इसने नॉन पोलर लिखा हुआ है वो गलत है। अब बेटा देखो मैंने सी जो है वो निकाल दिया ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन डी में आप फंसोगे। मेरी वॉइस इको कर रही है? हाँ यार क्लासरूम खाली है ना, सिर्फ ऑनलाइन थी आज क्लास, इको कर रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आवाज सुनने में, दो दो आवाजें तो नहीं आ रही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टाइम मैं फिर रूम चेंज कर लूंगा, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी इको करेगी यहाँ पे। अच्छा जी, ऑप्शन डी जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। कभी नहीं पूछता था, पता नहीं क्या हो गया इसको, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन के पीछे पड़ गया। कार्बन कार्बन चलती थी आपके पास, आई थिंक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपने याद की भी है, कब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, कब कार्बन जो है वो हमने याद की। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब करता है, जब कार्बन के 4 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर हो, मतलब कार्बन एज अ सेंट्रल एटम अगर शेप बना रहा है टेट्राहेड्रल, तो हमें पता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब करता है, जब कार्बन के 3 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर हो, मतलब कार्बन ट्रिगनल। कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन कब करता है, जब उसके 2 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर हो, जब कार्बन, राइट। अच्छा जी, अब बात करते हैं जरा नाइट्रोजन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन आई थिंक आपके पास अभी नहीं आई पेपर 2 में, लेकिन हमने वो फैब मार्च का 2024 वाला पेपर किया था, उसमें भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आई हुई थी, और ये एक दो पेपर 1 में भी आई थी, तो इसको जरा सीख लो। देखो हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हमने कार्बन के लिए शॉर्टकट बनाया हुआ है, उसी तरह हम नाइट्रोजन के लिए भी शॉर्टकट बना लेते हैं। अब नाइट्रोजन में क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्डेड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है। जैसे कि में वी हैव 3 बॉन्डेड पेयर्स और 1 लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर होता है ना, दिस इज पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने के बाद लोन पेयर उसमें जा रहा होता है। तो एक तरीका तो यह है याद करने का कि मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी एज अ बॉन्डेड पेयर काउंट करने लग जाऊं, और कार्बन के जैसे 4 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैं नाइट्रोजन की भी 3 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर को भी एज अ बॉन्डेड पेयर काउंट करने लग जाऊं। या फिर आप इसके लिए अलग से याद कर लो कि भाई जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा, जब नाइट्रोजन के 2 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा। इसी तरह जब नाइट्रोजन के 1 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा। sp हाइब्रिडाइज्ड में आपके पास क्या एग्जांपल हो सकती है, sp हाइब्रिडाइज्ड में नाइट्रोजन की एग्जांपल मिलेगी नहीं, sp3 मिल जाएगी, sp2 मिल जाएगी, ठीक है। 2 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर अगर नाइट्रोजन के पास है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। इस तरह से इसको याद कर लो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में ही वाज सेइंग कि नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्डेड पेयर है, एक बॉन्डेड पेयर उसका ऑक्सीजन के साथ है, और एक बॉन्डेड पेयर क्लोरीन के साथ है, और एक लोन पेयर है, तो 2 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इट मींस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है। मुजम्मिल लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया बेटा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करोगे आप, 1:1 का मोलर रेशियो नहीं देखोगे, क्योंकि वो मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मोल्स नहीं दिए हुए उसमें। तो आप मास से जब पहले मोल्स निकालोगे तो मास ओवर एमआर करोगे, तो एमआर तो सबके डिफरेंट है ना, तो मोल्स 1 नहीं आएगा फिर सबका। गॉट इट।
क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, विच रो इज करेक्ट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सब मुश्किल ही डालता है, आसान आसान भी डालता है बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप है, मैंने आपको लिखवा दिया है शॉर्टकट के, किस तरह से आपको याद रखना है। BF3, BF3 की जो बॉन्डिंग होती है, ये आपने उसमें डिफाइंग ऑक्टेट रूल में पढ़ा है। ठीक है, बोरॉन जो है वो ऑक्टेट रूल डिफाई करता है, बट इट इज स्टिल स्टेबल। ठीक है, ये अमोनिया, आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनाता, पिरामिडल शेप बनाता है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर होता है। इसका शेप जो है वो ट्रिगनल पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की मैंने अलग तरीके से याद करवाई है अभी आपको, तो इसका शेप गलत लिखा हुआ है PF5। ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं बनाएगा, इसके पास 5 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर है, तो ये बाय पिरामिडल शेप बनाएगा। तो सी और डी तो इसके गलत हो गए। अब ए और बी में से वो सेकंड कॉलम में आपको ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप बॉन्डिंग बनाओगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से देखेंगे भाई। देखो, one whenever a one covalent bond is made, 2 electrons are involved in bonding, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 बॉन्ड मींस 1 पेयर। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स तो राइट साइड पे बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के, एंड देन 2 मोर पेयर्स विद द लेफ्ट ऑक्सीजन। so they are total of 4 pairs of electrons in the valence shell of the central atom, which is carbon in case of carbon dioxide। तो यहाँ पे 2 नहीं बन रहे बल्कि 4 बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। BF3 में देखो कितने भाई, जितने बॉन्ड है उतने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एज सिंपल एज दैट। तो सेंट्रल एटम इसमें बोरॉन है। ठीक है, सेंट्रल एटम वो होता है जिसके बॉन्ड, जिसके बीच में बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो आप, तो बोरॉन इज द सेंट्रल एटम। तो इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मींस 3 पेयर्स ऑफ electrons in the valence shell of the central atom। ठीक है भाई, आंसर इज बी। आगे बढ़े। The volume of a vessel is 1.2 exponent minus 3 meter cube. It contains, अब मुझे यहाँ से समझ आ गया कि ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना वो PV is equals to nRT आइडियल गैस इक्वेशन का चल रहा है। इसमें वॉल्यूम गिवन है, इट कंटेन्स प्योर आर्गन एट अ प्रेशर ऑफ 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पीवी एनआरटी में हम टेम्परेचर जो होते हैं वो हमेशा केल्विन्स में रखते हैं, तो हम 273 ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस में। अंडर दीज कंडीशंस इट कैन बी अज्यूम्ड दैट आर्गन बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। व्हिच मास ऑफ आर्गन डज इट कंटेन। इज वेरी इजी, आपने पीवी इक्वल्स एनआरटी लगाना है, एन की जगह पे मोल्स की जगह पे आप मास ओवर एआर या एमआर रख दोगे इनटू आर इनटू टी। आर इज योर मोलर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको नीचे कांस्टेंट टेबल से मिल जाएगी, अगर आपको वो याद नहीं है 8.31 होती है। अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, राइट। तो जरा जल्दी से आंसर निकाल के बता दो, कैलकुलेटर अगर आसपास है तो। अच्छा, इसमें प्रेशर हमेशा पैस्कल्स में होना चाहिए। अब इसमें तो पैस्कल्स में गिवन था तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होना चाहिए, अभी ऑलरेडी मीटर क्यूब में गिवन था तो हमने चेंज नहीं करा। टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन केल्विन्स, तो डिग्री सेल्सियस में था, यहाँ पे हम चेंज करेंगे केल्विन में। आपने यहाँ से एमआर आर्गन का प्रोडक्ट टेबल से देख लेना भाई 39.9, और आपका जो टेम्परेचर बाकी उसका जो मास है वो आप निकाल लोगे। तो आर्गन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है 39.9। आपको प्रोडक्ट टेबल से ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मास की जो 9 pressure value is 1 exponent 5 pascal, temperature is 25 plus 273। चलो भाई, कितना आ रहा है 1.93। ओके, मूविंग ऑन।
आगे आ जाओ। क्वेश्चन 9 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 9 वैसे तो आप गलत भी करोगे तो सही आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या होती है, कभी कभार घुमाता भी है इस तरह के क्वेश्चन में वो। अच्छा जी, a student makes 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन्होंने क्या किया है, HCl के अंदर मिक्स किया है कि किस चीज को मिक्स किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये आपका एनर्जेटिक्स के, आपने ये प्रैक्टिकल भी किए हैं, पेपर 2 में भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन 25 सेंटीमीटर क्यूब of a concentration of 4 mole per decimeter cube of hydrochloric acid HCl in with an equal volume of 4 mole per decimeter cube of sodium hydroxide। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम लिखा है वो भी 25 cm क्यूब है, वैल्यू नहीं लिखी, इक्वल वॉल्यूम कह दिया ना, तो इसका मतलब है उतना ही है, 25 cm क्यूब ही होगा। कंसंट्रेशन इसकी भी 4 मोल पर dm क्यूब गिवन है। द इनिशियल टेम्परेचर, अब जाहिर है आपको पता है कि व्हेन यू मिक्स these two reactant, एसिड और एल्कली का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो आप पहले इनिशियल टेम्परेचर मेजर करते हो और फिर फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हो और चेंज इन टेम्परेचर निकालते हो। तो फाइनल टेम्परेचर उसने आपको बताया हुआ है कितना आ गया, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 30 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल सेल्सियस। अब चेंज निकालने के लिए चाहे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या डिग्री केल्विन में हो, इट डजंट मैटर। Then the heat capacity of the final solution can be assumed to be 4.18. The density of the solution can be assumed to be 1 gram per cm। Density का काम बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी अगर वो ना भी बताए तो आपको पता होनी चाहिए कि वाटर की डेंसिटी जो होता है हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो वाटर का मास हमें गिवन नहीं है, हमें HCl का वॉल्यूम है 25 cm क्यूब और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है 25 cm क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 50 cm क्यूब है। तो अगर मैं आपसे इसका मास पूछूं, तो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर cm क्यूब है तो वॉल्यूम 50 cm क्यूब है, तो मास भी 50 आएगा ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि भाई जो 1 cm क्यूब सोल्यूशन होता है उसका जो मास होता है वो नियर अबाउट 1 ग्राम ही होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर cm क्यूब होती है। अगर ये बात नहीं भी पता हो तो जो भी वॉल्यूम हो उसी के साथ मास का यूनिट लगा दोगे, वो मास बन जाएगा। अच्छा जी, लेकिन अगर वो कभी असल में जो डेंसिटी होती है ना वो एग्जैक्टली 1 ग्राम नहीं होती है, वो 0.998 समथिंग होती है। तो अगर वो कभी चेंज कर दे, वैसे तो किया नहीं है उसने कभी, लेकिन कैम्ब्रिज है बेटा, कर देता है ऐसी हरकतें, तो कर दे, तो ये नॉलेज याद रखना कि डेंसिटी क्यों गिवन होती है। अच्छा, हम इसने कह रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी निकालने का। वो क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी चेंज या हीट एनर्जी इन्वॉल्व जो कि लूज हो रही है, डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आता है। अब मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आप कैसे निकालोगे, आपको रिएक्शन इक्वेशन पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 1:1 के रेशियो में सारी चीजें आएंगी। तो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे इस रिएक्शन में वो आपको निकालना पड़ेगा। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स आप निकाल सकते हो उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो इसकी कंसंट्रेशन 4 मोल पर dm क्यूब दी हुई है, वॉल्यूम 25 cm क्यूब है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देना। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप मोल्स निकाल सकते हो उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से, जो कि सेम मोल्स आएंगे HCl जितने। अब क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं तो लिमिटिंग और एक्सेस का कोई चक्कर नहीं है, मतलब दोनों के दोनों रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो दोनों एक साथ खत्म होंगे। तो आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से वाटर के मोल्स निकाल दो, चाहे HCl के मोल से वाटर के मोल्स निकाल दो, दोनों से सेम आएगा। मतलब जो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आएगा उतने ही मोल्स वाटर के भी प्रोड्यूस्ड हो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। या जो मोल्स HCl के आएंगे उतने ही मोल्स वाटर के भी प्रोड्यूस्ड होंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के इक्वल मोल्स दिए हुए, राइट। तो यहाँ पे तो स्टोइचियोमेट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कभी चेंज भी कर देता है। अगर ये HCl नहीं देता, सल्फ्यूरिक एसिड दे देता HCl की जगह पे, तो फिर बैलेंसिंग करनी पड़ती इक्वेशन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह 2 मोल्स आते।
फिर इनफैक्ट आपको ये भी निकालना पड़ता है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के उस रिएक्टेंट के अमाउंट से फिर आप वाटर के मोल्स निकालते हैं और वो यहाँ पे रखते हैं। सही है, और ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा जी, क्यू कैसे निकालोगे? क्यू शुड बी एम सी डेल्टा टी, और क्योंकि ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, ताकि एंथैल्पी चेंज का फाइनल आंसर नेगेटिव आए। एक्सोथर्मिक होता है ना एसिड और अल्कली का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मोल्स ऑफ वाटर आपने निकाले। मास कितना है? ये मास कौन सा है? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। मतलब जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिला के जो 50 cm³ का वॉल्यूम आया था वही मास ऑफ सॉल्यूशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 4.18 है और चेंज इन टेम्परेचर 15 है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितने हैं? आप चाहे HCl के मोल से निकाल लो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से निकाल लो। तो ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन। क्या वैल्यू आ रही है? सबका 31.4 आ रहा है? ओके गुड। दिस इज -31.4। ये जूल्स में आ रहा होगा, आपने किलो जूल्स में कन्वर्ट किया है। आंसर जो आएगा ना ये जूल्स में आएगा। अगर आप ऑप्शंस में किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 भी करोगे फाइनल आंसर को, तो ये यू विल गेट 31.4 किलो जूल पर मोल, बी बन जाएगा। चलिए भाई आगे। ओके, क्वेश्चन 10। एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है। देखो पेपर 1 में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई टॉपिक आपका अभी भी वीक है तो उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करो। अच्छा जी, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जो हमारा रेगुलर क्वेश्चन होता है एनर्जेटिक्स का उससे डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, वेयर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई एंथैल्पी चेंज गिवन नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन देन डीमराइज टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन है। आगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गिवन है +91, एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गिवन है व्हिच इज +34। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन? जो रिएक्शन इक्वेशन है हमारे पास, इसमें 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आपसे मांग रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अच्छा अब देखो, क्योंकि डाटा में शॉर्टकट इस पे नहीं लगाना, शॉर्टकट फेल कर जाएगा इसमें, क्योंकि बीच में कुछ और है। बेटा जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं ना तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 15 और 30 के बीच में डिफरेंस निकाला था, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालोगे तो भी 15 ही आ रहा है। 30 को केल्विन में कन्वर्ट करो और फिर 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 273 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है। अच्छा जी, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्योंकि इंथैल्पी, अब देखो मुझे हिंट क्या मिल रही है कि मैं फॉर्मेशन की साइकिल बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि दो डाटा मुझे ऐसे गिवन है जिसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और NO2 गिवन है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? N2 गैस, और ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? O2 गैस। अब अगर मैं ये एलिमेंट्स नीचे लिख दूं और इसको अगर मैं बैलेंस करूं इक्वेशन को, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए बैलेंस अगर कर दें
तो नाइट्रोजन के साथ 2 मोल्स बल्कि लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 मोल लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर 4 बन रहा है। अब ये वाली इक्वेशन तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे समझ आ रही है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया। दिस इज 2 into फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि हो जाएगा 2 into प्लस 91 किलो जूल्स पर मोल। अब NO2 तो मुझे दिख ही नहीं रहा इस इक्वेशन में कहीं, तो मैं NO2 की फॉर्मेशन गिवन है उसको कहाँ पे फिक्स करूं? NO2 के लिए देखो एक इक्वेशन ऊपर दी हुई है जिसमें से NO2 से N2O4 बना है। मतलब अगर मैं इसी साइकिल में बीच में कहीं पे NO2 लिख दूं, ठीक है, और उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे लेट से यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NO2 हो जाएगा ये, क्योंकि NO2 बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, नीचे जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ NO2 लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे ऑक्सीजन जो है वो 4 मोल्स बने हुए हैं टोटल ऑक्सीजन के एटम्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 into इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और उसकी वैल्यू भी गिवन है +34, तो 2 into +34 किलो जूल पर मोल। फिर अगर देखो तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें 2 मोल ऑफ NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो सारी बैलेंसिंग भी राइट प्लेस पे खुद ही फॉल कर रही है। इसकी 2 मोल ऑफ NO2 जब N2O4 में कन्वर्ट हुआ है तो -58 किलो जूल पर मोल इसका एंथैल्पी चेंज आ रहा है। देखो सारी चीजें आ गई, सारी जो वैल्यूज गिवन थी मैंने कनेक्ट कर दी। अब मैं हेसिस लॉ लगाऊंगा और हेसिस लॉ लगाने के लिए भाई हम लोग तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट की तरफ जो एरो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है और जो मेरा रूट वाला एरो है वो नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब है, मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ दूंगा -2 into +91, और राइट हैंड साइड पे हमारे रूट का एरो प्रोडक्ट साइड पे ऊपर जा रहा है और जो एंथैल्पी चेंजेस के है वो भी दोनों ऊपर जा रहा है, तो उन दोनों को ऐड करके ले लेते हैं। +2 into +34 +2 into अच्छा 2 नहीं आएगा इसमें, वो -58 है बस, +-58। ये जो बीच वाले प्लस है ये हमारे रूट के पॉजिटिव है, कि रूट की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। जो अंदर नेगेटिव आया है वो तो एंथैल्पी चेंज के साथ जो साइन था वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ। इज इक्वल्स टू जो मेन रूट हमारा बन रहा है लेफ्ट टू राइट मेन इक्वेशन का, वो डैलिश है। बताओगे क्या आ रहा है आंसर इससे? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं। क्या आ रहा है -172 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी राइट। सबका ये आ रहा है, समझ आया ये क्वेश्चन? चले भाई आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन 11, LiAlH4 contains AlH4 negative ions in which aluminium has an oxidation state of +3। देखो बेटा हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल्स के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, डेट इज +1, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आती है जब वो मेटल्स के साथ होते हैं। नॉन मेटल्स के साथ हमेशा हाइड्रोजन +1 ही होता है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सेम रहता है। अच्छा जी, अब इसमें कह रहा है LiLH4 reacts with water as shown, equation given है। In this reaction each of the 4 water molecules produces one hydroxide ion। It does this by losing one H positive ion which reacts with LiLH4। ये जो इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये इस क्वेश्चन में काम नहीं आनी,
क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं फॉर्मूले से निकाल के देख लूंगा कि किसकी इंक्रीज हो रही है किसकी डिक्रीज हो रही है। Which changes in oxidation number occur in this reaction? अब पहले कह रहे हैं एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय 1। अब एल्यूमिनियम अगर कंपाउंड की फॉर्म में है, मतलब अगर एल्यूमिनियम किसी कंपाउंड में है, तो हमें ये पता है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है कंपाउंड में +1। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 होगा, लेकिन अगर वो किसी कंपाउंड में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है हमेशा +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की फिक्स होती है +2, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की फिक्स होती है +3, राइट। बाकी हाइड्रोजन की हमने फिक्स की हुई है +1 अगर वो नॉन मेटल्स के साथ, और ऑक्सीजन की हमने फिक्स की हुई है -2, ठीक है, अगर वो नॉन मेटल्स के साथ। ऑक्सीजन की वैसे भी फिक्स होती है एक्सेप्ट फॉर पर ऑक्साइड आयन, H2O2 वाले में अलग होता है, बाकी ऑक्साइड आयन -2 रहता है। अब आपको अगर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है, LiLH4 में एल्यूमिनियम +3 है, क्योंकि वो कंपाउंड में है तो मुझे पता है एल्यूमिनियम +3 होगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे भी एल्यूमिनियम +3 ही होगा, क्योंकि मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एल्यूमिनियम कंपाउंड में है किसी तो वो +3 है, तो एल्यूमिनियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है ना, इंक्रीज और डिक्रीज की बात ही खत्म हो गई, राइट। अब आ जाओ ऑप्शन बी पे, हाइड्रोजन डिक्रीजेस बाय 2। अब हाइड्रोजन मुझे पता है हमेशा +1 रहती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, ये तो मुझे कंफर्म पता है। लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन जो है ना वो H2 की फॉर्म में भी है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और LiOH में ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन है वहां +1 होगा, OH नेगेटिव आयन में भी +1 होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 से 0 हो रहा है एक जगह पे। तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो हो रहा है बाय 1, तो बाय 2 लिखा हुआ है इसने, बाय 2 तो नहीं हो रहा। लेकिन LiLH4 में हाइड्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ है, अब एल्यूमिनियम मेटल है, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना आ रहा है। लिथियम आपको पता है ग्रुप 1 का मेटल है वो +1 रहेगा, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है वो +3 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x ले लिया, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। इट मींस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर LiLH4 में हाइड्रोजन इज -1, और अगर वो -1 से 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि कितना चेंज आ रहा है, -1 से 0 आया है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, +1 से भी 0 आया है हमारे पास हाइड्रोजन, तो +1 से 0 जो चेंज आता है वो -1 का आता है, -1 से 0 जो चेंज आता है वो +1 का आता है। हाँ, -1 से जो LiOH में हाइड्रोजन है वो +1 है, तो -1 से +1 का जो चेंज आता है वो +2 आता है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, सही है। तो अगर ये मैं ऑप्शन सी देखूं, हाइड्रोजन इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है, -1 से जब 0 जा रहा है तो वो बाय 1 इंक्रीज हुआ है, एंड ऑल्सो डिक्रीजेस बाय 1, जब वो +1 से 0 जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी में जो हाइड्रोजन डिक्रीज बाय 2 लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली इंक्रीज बाय 2 हुआ है, इंक्रीज बाय 2 हुआ है हाइड्रोजन, कहां से कहां तक, LiLH4 में जो हाइड्रोजन -1 है, -1 से जब वो हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोजन +1 है, तो ये इंक्रीज बाय 2 हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए डिक्रीज गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन डिक्रीजेस बाय 1, तो ऑक्सीजन जो है वो दोनों जगह पे कंपाउंड फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, -2 हुई है, ऑक्सीजन कहीं पे डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। जी मुजम्मिल, हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो हमेशा -1 ही होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक बार निकाल के दिखाया है, क्योंकि ये वाली बात अनकॉमन है। हाइड्रोजन का +1 होना नॉन मेटल के साथ बहुत कॉमन है, मेटल के साथ -1 होना वो बहुत कम क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन नंबर का एक सवाल आ गया, दूसरा भी ऑक्सीडेशन नंबर का ही कुछ लग रहा है, रिडॉक्स से ही है। वेनेडियम सॉल्ट VOSO4 is a soluble in water, reacts readily with powdered manganese in dilute sulfuric acid. The equation for the reaction is shown.
Which statement about this reaction is correct? Hydrogen is oxidized in this reaction. तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में +1 होगा क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर राइट हैंड साइड पे वाटर के साथ हाइड्रोजन है, वहां भी +1 होगा। तो अब हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैग्नीज इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। जो चीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है वो खुद क्या होती है? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने याद किया हुआ है ना ऑयल रिग से, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? अच्छा जी, अब आपने ऑक्सीडाइज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अब मैग्नीज के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो एलिमेंटल फॉर्म में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। राइट हैंड साइड पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्योंकि भाई सल्फेट का मुझे याद है ना, सल्फेट -2 होता है, तो मैग्नीज हैज टू बी +2 इन ऑर्डर फॉर द ओवरऑल चार्ज टू बिकम 0। मैग्नीज हैज टू बी +2, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब मैग्नीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए बाकी ऑप्शंस भी चेक करोगे। ऑप्शन सी में कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। देखो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो सल्फ्यूरिक एसिड के पूरे मॉलिक्यूल में किसी ना किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें रिड्यूस हो रहा होगा। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, +1 है दोनों साइड पे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, -2 है दोनों साइड पे। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना पड़ेगा, क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती हुई दिख रही है आपको? नहीं हो रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर जो है वो हमारा SO4 फॉर्म में है, और मैग्नीज सल्फेट में भी SO4 है, और वेनेडियम के साथ भी SO4 है। तो अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सल्फेट आयन के अंदर, तो वो सबके अंदर सेम ही आएगी ना, तो इसका मतलब है सल्फर ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ना तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है ना एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और ऑप्शन डी में कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम चेंजेस फ्रॉम +5 टू +3। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर VOSO4 में निकालो, जिसमें सल्फेट है -2। मैं पूरे सल्फेट का ना ओवरऑल चार्ज देख रहा हूँ, मैं सल्फर और ऑक्सीजन को अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करोगे तो भी -2 ही आना है उसका ओवरऑल चार्ज। ऑक्सीजन की -2 है, वेनेडियम की निकाल लो, तो ये हो जाएगी वेनेडियम की +4। अब वो प्लस इनिशियली +4 है वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो +5 दी हुई है उसने, तो यहीं पे गलत हो गई है, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन मुझे पता है कि ये बात यहीं पे गलत हो गई है ना, क्योंकि अगर मैं V2SO4 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा अभी, तो वो कितनी आ जाएगी? वेनेडियम 2 है इसमें, 2x -3 +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो वो +3 आ जाएगा, लेकिन इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +5 नहीं है, वो +4 बन रही है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 13 बहुत आसान है भाई। इन विच इक्विलिब्रियम विल एन इंक्रीज इन प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इंक्रीजेस द यील्ड। यील्ड का क्या मतलब है? कि ज्यादा प्रोडक्ट बनना, मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है? प्रेशर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर फ्यूअर, मतलब हायर से लोअर मोल्स की तरफ, गैसेस के मोल्स। अब जैसे ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड साइड पे गैस ही नहीं है, तो इसके तो फायदा ही नहीं है प्रेशर बढ़ाने का, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। ऑप्शन बी में लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 4 moles of HCl gas and 1 mole of oxygen gas, so there are total of 5 moles of gases on the left hand side and 4 moles of gases on the right hand side. Yes, increasing the pressure will shift the position of equilibrium toward right hand side, because the number of moles of gases on the right hand side are fewer as compared to number of moles of gases on the left hand side. इसका प्रेशर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा और यील्ड इंक्रीज होगा, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। सी में क्या प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट और राइट पे इक्वल है, तो प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे।
डी में लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मोल्स ऑफ गैस है, आयरन तो सॉलिड है, और राइट हैंड साइड पे भी 4 मोल्स ऑफ गैस है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजी था। क्वेश्चन 14। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड इज एडेड टू एन इवैक्यूएटेड रिएक्शन वेसल, द वेसल इज सील्ड एंड वार्म, a decomposition reaction occurs, hydrogen and iodine are formed, some hydrogen iodide remains. Okay, हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्वेशन बेटा आपको बहुत क्वेश्चंस में दिखी है, आप खुद भी बना सकते हो। 2 moles of hydrogen iodide gas जब डिकम्पोज होगा तो इट विल प्रोड्यूस 1 mole of hydrogen gas and 1 mole of iodine gas। अब इक्विलिब्रियम पे वो ये कह रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद द टोटल प्रेशर इज 1.2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, देखो जब हम केपी निकालते हैं तो हमें पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है, क्योंकि इनिशियली हाइड्रोजन भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं, आयोडीन भी नहीं था। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हुआ है तो जितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होंगे उतने ही मोल्स ऑफ आयोडीन भी तो प्रोड्यूस होंगे ना। मतलब जितना प्रेशर हाइड्रोजन का बनेगा उतना प्रेशर आयोडीन का भी बनेगा। इक्विलिब्रियम पे तो हाइड्रोजन और आयोडीन के क्योंकि मोल्स इक्वल होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होंगे। बाकी कितना दिया हुआ है प्रेशर, अच्छा ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर जो हाइड्रोजन और आयोडीन का गिवन है वो गिवन है 4 एक्सपोनेंट 3 पास्कल। ओके, अच्छा जो टोटल प्रेशर है वो 1.2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो अब इक्विलिब्रियम पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स रह गए उसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड का पार्शियल प्रेशर होगा। अब प्रेशर कितना होगा भाई, देखो हाइड्रोजन और आयोडीन का प्रेशर कितना है 4 एक्सपोनेंट 3, तो 1.2 एक्सपोनेंट 5 में से 4 एक्सपोनेंट 3 हाइड्रोजन का माइनस कर दो और 4 एक्सपोनेंट 3 आयोडीन का माइनस कर दो, 2 बार 4 एक्सपोनेंट 3 माइनस कर दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा आपके पास। अब केपी निकालने के लिए केपी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, न्यूमरेटर में वी विल हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन में 2 है। ये जो वैल्यूज आएंगी पार्शियल प्रेशर की वो आपने पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में और आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओगे या तो वैल्यूज बता दो एक एक करके या फिर आंसर बता दो फाइनल। It should be 4 exponent 3 into 4 exponent 3 in numerator. Denominator में it should be 1.25 exponent 5 minus 2 into 4 exponent 3 और उस पे ओवरऑल पावर आ जाएगी स्क्वायर। हाँ भाई समझ आई। वन 1.28 एक्सपोनेंट -3। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 15 में इज सेइंग द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस आर शोन। ठीक है, दो रिएक्शन इक्वेशन गिवन है। The two reactions have similar reaction mechanisms. Okay. The initial rate of reaction X is greater than that of reaction Y when measured under identical conditions of temperature, pressure and concentration. सारे factors that can affect the rate of a reaction वो तो same है। Okay. चलो ये gases हैं वैसे NOBr and NOCl. Which statement explains this difference? The activation energy for reaction X is less than that of reaction Y. This makes sense कि activation energy reaction X की कम है क्योंकि temperature same है ना, pressure भी same है, concentrations भी same है। So what other factor can affect the rate of a reaction? There is none. So it means catalyst का effect check कर सकते हैं और activation energy देख सकते हैं। भाई देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर रिएक्शन एक्स की कम है तो सेम टेम्परेचर पे वो ज्यादा फास्ट होगा।
क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इनिशियल रेट रिएक्शन एक्स का ज्यादा होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी मींस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। आगे कह रहे थे ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड इज वीकर देन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। अब ये तो प्रोडक्ट साइड पर है ना, अब जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है हमें तो उनको देखना है ना, तो प्रोडक्ट साइड पर जो बॉन्ड है उसने थोड़ी सी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करना है, वो तो रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ऑप्शन टू जो है वो आपके पास कोई सेंस नहीं रख रहा है यहाँ पे रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए। तो ये टू निकल जाएगा यहाँ से, जब टू निकल जाएगा तो ए भी निकल जाएगा बी भी निकल जाएगा ऑप्शन से। देखो ये दिया हुआ है ना 1 2 3 वाला क्वेश्चन। अब ऑप्शन थ्री कह रहे हैं अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ NOBr occurs than between molecules of NOCl। Why? जब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, कंसेंट्रेशन सेम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कैसे अफेक्ट हो सकती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी सेम होगी, तो कोलिजन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की वजह से नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ऐसे, तो थ्री भी गलत हो जाएगा, तो ये वन ओनली बचा है यहाँ पे, सी बचा ऑप्शन। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 14 की वर्किंग दिखा दूं, ये लो। टोटल प्रेशर 1.2, अच्छा 1.2 है, मैंने 1.25 लिख दिया है। ओके, एक जगह पे मैंने फाइनल आंसर में 1.25 लिख दिया है भाई, ये 1.2 है, सही कर लेना। नीचे तो सही लिखा है ना? हाँ यहाँ तो सही है, 1.2 है। थैंक यू। क्वेश्चन 16 में कह रहे थे डायग्राम शोज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज इन अ गैस। The gas can take part in the reaction with an activation energy EA. The gas is maintained at a constant temperature. Which statement is correct? If a catalyst is added, the peak P will be lower. Catalyst डालने से peak जो है बोल्ट्जमैन कर्व का शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट डालने से सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पीछे आएगी और कुछ नहीं होगा, तो पीक ने थोड़ी ना मूव होना है। पीक पी विल स्टे सेम, ए और बी गलत हो जाएंगे, सब में कैटलिस्ट डाला हुआ है देखो, तो जब कैटलिस्ट डाला है तो पीक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पीक सेम रहेगी, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी विल बिकम लोअर और मूव टू द लेफ्ट, सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से पीक आगे शिफ्ट होती है और टेम्परेचर कम करने से पीक पीछे शिफ्ट होती है, ठीक है। पीक जो है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है। ओके जी, क्वेश्चन 17। 17 थोड़ा सा लंबा लग रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंटल हो गया है। ओके जी, एल एम एन एन आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3। तो पीरियड 3 होता है तो भाई आसान होता है, पीरियड 3 हमें पता है कि भाई इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। L is the element whose atoms have 3 unpaired electrons। 3 unpaired electrons कहाँ आते हैं? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पे खत्म होती है, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2, फास्फोरस 3p3, सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5, आर्गन 3p6। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो L जो है वो क्या हो जाएगा? फास्फोरस है, ठीक है। तो L इज योर
phosphorus. M is the element with the highest electrical conductivity in its period. That should be aluminium because aluminium is a metal and it has 3 electrons in C of D localized electron. Each aluminium atom contributes 3 electrons in C of D localized electron. Aluminium is the most conductive metal of all. LMM हो जाएगा aluminium और फिर N क्या है? Is the element with the highest melting point. Highest melting point किसका होता है भाई? सिलिकॉन का होता है. Melting point का ट्रेंड याद है ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हाईएस्ट जाता है, राइट? तो फास्फोरस जो होता है वो कम होता है, सल्फर जो है वो सोडियम से ज्यादा होता है, फास्फोरस से भी ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन एंड आर्गन, तो एन जो है वो सिलिकॉन है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? एल हैज अ हायर एटॉमिक नंबर देन एम एंड एन। ये तो नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का, अच्छा एल एम एन एन नहीं, ये सॉरी देखना पड़ेगा भाई, एल लाइन से नहीं दिया हुआ इसमें। एल जो है वो फास्फोरस है, फास्फोरस का 15 है, एल्यूमिनियम का 13 है और सिलिकॉन का 14 है। तो एल हैज अ हायर एटॉमिक नंबर देन एम एंड अ लोअर एटॉमिक नंबर देन एन। ये बात गलत हो गई। एल हैज अ हायर एटॉमिक नंबर देन एम एज वेल एज एन। दोनों से ज्यादा एटॉमिक नंबर होना चाहिए ना, फास्फोरस का 15 है, तो ये गलत हो गया। देखो इस तरह से बना के करोगे तो इजी हो जाएगा, ओरल करने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एल हैज अ लोअर एटॉमिक नंबर देन एम एंड एन, गलत हो गया। L has a lower atomic number than both M and N, गलत हो गया। L has a higher atomic number than both M and N। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इसको सही से बना लोगे प्रॉपर, और आपने अगर प्रॉपर्टी सही से रिवाइज की हुई पीरियड 3 की, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ट्रेंड अच्छे से रिवाइज करने हैं, ग्राफ अच्छे से रिवाइज करने हैं उनके, मतलब जो पेपर 2 के लिए पढ़ा था पेपर 1 के लिए उससे शायद थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ जाता है। आप दिमाग में चीजें ज्यादा रखनी होती हैं आपको। चले आगे, क्वेश्चन 18। ओके 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये टेस्ट में सब गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन की देखो थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफरेंट है। इन रिएक्शन 1 and 2 represents an element in period 3. In each reaction X is forming a product where X is in its highest oxidation state. Okay, इसका मतलब बताते हैं अभी। देखो एलिमेंट X क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा, और X क्या है? पीरियड 3 का एलिमेंट है। पीरियड 3 में अगर X क्यों दिया हुआ है उसने? क्योंकि पीरियड 3 में कोई कुछ भी हो सकता है वो। अगर मैं पीरियड 3 में आगे बढ़ूं तो सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम, सोडियम क्लोराइड होगा NaCl, फिर आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, फिर आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और Al2Cl6 भी हो सकता है। दोनों केसेस में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। आगे बढ़ो, फास्फोरस क्लोराइड PCl5, अच्छा पहले सिलिकॉन, सिलिकॉन क्लोराइड होता है SiCl4, फास्फोरस क्लोराइड PCl3 या PCl5, ठीक है। अब वो उसने कहा है X is in its highest oxidation state, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं 3 लूंगा तो PCl3 बनेगा, और अगर मैं 5 लूंगा तो PCl5 बनेगा, तो मैं PCl5 वाली चूज करूंगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही है ना भाई। इसी तरह सल्फर की क्लोराइड का फॉर्मूला तो हमने याद नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। उसने हमें बोला हुआ भी है सोडियम टू फास्फोरस देखना है बस। विच रेशियो शो द स्टेडी इंक्रीज। अब रेशियो क्या है किसका? Z ओवर Y का रेशियो। अब Z ओवर Y, Z क्या है? क्लोरीन के एटम्स का नंबर, और Y क्या है? एलिमेंट X का नंबर। अब मतलब क्लोरीन में ये Z है, क्लोरीन का नंबर Z है, और सोडियम का नंबर Y है। सोडियम क्लोराइड में ये 1:1 का रेशियो बनेगा, 1/1। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2/1 होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3/1 होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 1 है यहाँ पे। अगर आप Al2Cl6 ले लेते तो भी बात सेम ही रहती, 6/2 रेशियो 3 आता हमारे पास। सिलिकॉन क्लोराइड में क्लोरीन 4 है, सिलिकॉन 1 है। PCl5 में 5/1। PCl3 क्यों नहीं हमने कंसीडर किया? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि जो एलिमेंट X है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो PCl3 में फास्फोरस इज +3, PCl5 में फास्फोरस इज +5, तो हमें कौन सी कंसीडर करनी है? PCl5 कंसीडर करनी है, क्योंकि फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट PCl5 में होगी, PCl3 में नहीं होगी। और एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्योंकि एल्यूमिनियम +3 ही रहता है, ग्रुप 3 का मेटल है ना, तो Al2Cl6 लो चाहे AlCl3 लो, दोनों केसेस में रेशियो 3/1 ही बनेगा आपके पास।
तो Z/Y का रेशियो तो इंक्रीज हो रहा है क्लोराइड्स में, ठीक है, विच रेशियो शोज अ स्टेडी इंक्रीज, तो Z/Y शोज अ स्टेडी इंक्रीज, तो नीदर Z/Y, अब Z/Y कर रहे हैं ना इंक्रीज यहाँ पे, तो ए गलत हो जाएगा, बी सही हो सकता है, देखना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें Q और P को देखना पड़ेगा, Q और P का रेशियो किस चीज का बन रहा है, तो नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ जब हम इसके कंपाउंड बनाएंगे तो ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का बनेगा NGO, एल्यूमिनियम का Al2O3, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, फास्फोरस का P2O5 होता है, फास्फोरस ऑक्साइड। अच्छा, या P4O10 भी होता है, वो भी ले सकते हो, दोनों में सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें Q डिवाइडेड बाय P का रेशियो चेक करना है हमने, Q इज ऑक्सीजन का नंबर, P इज एलिमेंट X का नंबर, तो ऑक्सीजन इसमें 1 है डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 0.5, मैग्नीशियम ऑक्साइड में दोनों 1 1 है, तो दिस इज 1, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो दिस इज 1.5, 0.5 1 1.5 इंक्रीज आ रहा है, स्टेडी इंक्रीज आ रहा है, 0.5 से बढ़ रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इज 2, सिलिकॉन इज 1, तो अगेन 2, फास्फोरस P2O5 में 5/2 या 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों केसेस में क्या बन रहा है, अब हमें फास्फोरस की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है, तो P4O10 पे जाएंगे, तो दोनों केसेस में 2.5 बनेगा, तो Q/P का रेशियो जो है वो भी स्टेडी इंक्रीज शो कर रहा है, और X/Y का जो रेशियो है वो भी स्टेडी इंक्रीज शो कर रहा है, तो इट शुड बी D, both Z/Y and Q/P। ओके, वन हेल ऑफ अ क्वेश्चन भाई, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, होता है, दुनिया है। आगे बढ़े। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमें खत्म करना है 5 बजे, तो हम 20 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखो, मैंने वेरिएंट 2 लिया है इसका, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 3 भी करोगे, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, कुछ ज्यादातर शफल्ड हुए भी होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं। आप 5 इयर्स भी इस तरह से कर लोगे ना, ऑल सीरीज एंड ऑल वेरिएंट्स, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और टाइम आपके पास अभी अच्छा खासा है। क्वेश्चन 19 में कह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एंड फास्फोरस आर ऑल एलिमेंट्स इन पीरियड 3, पीरियड 3 के पीछे पड़ गया, ठीक है जी। That statement about the oxides and chlorides of these elements are given. The ionically bonded oxides all react with hydrochloric acid. Ionically bonded oxide कौन सी होंगी पीरियड 3? सोडियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्डिंग होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्डिंग होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्डिंग होगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑनवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। क्या ये सारी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं? हाँ, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, इसलिए वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा, आपने रिएक्शन इक्वेशन भी पढ़ी है इसकी, तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। आ जाते हैं स्टेटमेंट 2 पे, ऑल मेटल क्लोराइड्स प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशंस व्हेन एडेड टू वाटर। अच्छा, इनकी क्लोराइड्स, मेटल क्लोराइड्स पीरियड 3 में सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, ये वाटर की हाइड्रोलिसिस नहीं करती है, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करता है, पीएच 6.5 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड पीएच 3 तक चला जाता है, इसकी तो इक्वेशन भी आपने याद रखनी है ना, पेपर 2 के लिए याद की भी है आपने, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं दे रहा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, बचा ही नहीं कुछ, ठीक है, तो सी बचा। ऑप्शन स्टेटमेंट, अगर आपको ये श्योर हो स्टेटमेंट 2 पे, तो आप जल्दी से आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज द टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोथ फॉर्म कोवेलेंटली बॉन्डेड क्लोराइड्स, बिल्कुल सही है। पीरियड 3 में आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, जो राइट मोस्ट साइड पर होगा, क्लोरीन। अब आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम देखते नहीं है ना, क्योंकि उसने बॉन्ड बनाना नहीं है, ठीक है। सल्फर और क्लोरीन जो है वो पीरियड 3 के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, क्योंकि राइट मोस्ट साइड पर है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनका सल्फर क्लोराइड और क्लोरीन का क्लोराइड तो होगा नहीं, तो मैं सल्फर से पीछे आ जाऊं, फास्फोरस। अब ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे ना, नॉन मेटल्स हैं, तो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो जो क्लोराइड बनेगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन 20 कह रहे हैं द टेबल कंपेयर्स कैल्शियम एंड बेरियम, कैल्शियम कार्बोनेट विद बेरियम कार्बोनेट, व्हिच रो इज करेक्ट? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट विद वाटर, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होता है, तो बेरियम इज लोअर इन दिस ग्रुप एज कंपेयर्ड टू कैल्शियम, तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव। सही है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट इंक्रीजेस, जो मेटल कार्बोनेट जितना नीचे होते हैं रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट दे आर मोर थर्मली स्टेबल, राइट? तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें टाइम नहीं लगता है, कुछ में लगता है टाइम। ठीक है भाई, आगे आई थिंक आप लोग जरा को ट्राई करना, आगे वाला क्वेश्चन भी इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, कर लोगे? आपको बस इसमें यही पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप टू थर्मल सॉरी डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट्स डिक्रीज होती है और मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज होती है। Solution P and Q each contain a different group 2 ion at the same concentration. One contains magnesium ion and the other contains barium ion. Tests are carried out on a separate 5 cm cube sample of P and Q. Test 1 में add 1 cm cube of 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। अब जब सोडियम सल्फेट डालोगे तो जिस सैंपल में बेरियम आयंस है वो बेरियम सल्फेट बना लेगा, और जिस सैंपल में मैग्नीशियम आयंस है वो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा क्योंकि बेरियम सबसे नीचे होता है ग्रुप में, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होगा। तो प्रेसिपिटेट इसके भी बनेंगे लेकिन कम बनेंगे, तो मोर पीपीटी बेरियम सल्फेट का मिलेगा, लेस पीपीटी मैग्नीशियम सल्फेट का मिलेगा। जब हाइड्रोक्साइड डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो इसमें लेस पीपीटी बेरियम हाइड्रोक्साइड का होगा और मोर पीपीटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा। तो टेस्ट 1 में मोर पीपीटी बेरियम के साथ मिलेगा आपको, मोर पीपीटी विद बेरियम, तो सी और डी हट। और टेस्ट 2 में मोर पीपीटी आपको मैग्नीशियम के साथ मिलेगा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? बी निकल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हो सके तो आगे खुद से कर लेना पेपर। आगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थोड़ा सा मैटर करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक इतना कोई खास मुश्किल नहीं है इसमें। चलो, बाकी जो आपके पास क्वेश्चंस फंस रहे हैं ये आगे तो बहुत ही आसान है पेपर, तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे पहले। बाकी कुछ पेपर्स अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, हम वाले पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस फंस रहे हैं वो आप ग्रुप पे भेज दो तो ज्यादा अच्छा है। इंडिविजुअल भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, मिस उस्वा को भी भेज सकते हो, तो हम जो है ट्राई करेंगे जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए आप लोगों के। ठीक है, जा सकते हो अभी आप लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुजम्मिल किसमें करवा रहे हो बेटा?